अब बात करेंगे एक नया जो है ना तुम्हारे लिए एक्ट आया है, और जिसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से पढ़ाने के लिए तो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से काट सकता हूँ। जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, ये 1988 का जो एक्ट है उसको ही माना जाता है अभी तक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे एक कानून पारित किया गया था 2018 में, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, जिसमें लोकपाल बिल भी आया था। तो लोकपाल बिल भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित है। तो पहले तो मैं, जहाँ तरह आप पढ़े होंगे ना, जहाँ पर भी पढ़े होंगे, किसी भी चैनल पे देख लो जाके, तो वहाँ पर आपको संभवतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पढ़ा दिया जाता है, लोकपाल को नहीं पढ़ाया जाता है। और आपको पता है कि लोकपाल एक इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि लोकपाल को भी पढ़ाऊँ, लेकिन लोकपाल को पढ़ाने के लिए सेपरेट पढ़ाऊँगा अलग। पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सारा का सारा बता दूँगा, पढ़ा दूँगा। और 2018 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, वहाँ पर भी मैं संशोधन आपको दिखा दूँगा। यानी कि एक तरीके से ये समझो, प्रत्येक ऐसी जगह जहाँ पर कोई सरकार पहुँची ना पहुँची हो, लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार, एनडीए गवर्नमेंट हर जगह पहुँच चुकी है, उसने हर जगह जाके संशोधन जरूर की है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। साथ साथ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दूसरा पहलू जो है, जो तुम्हारा राज्य और क्या लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति होती है, उससे संबंधित भी पूरा मुद्दा पढ़ेंगे। और क्योंकि ये टॉपिक लंबा चलने वाला है, तो 2 क्लासें तो इसमें लग जाएंगी, फिर लोकपाल लोक आयुक्त के उसमें 1 क्लास लग जाएगी। उसके बाद यहीं से 2-3 शाखाएँ और निकलती हैं, जैसे सीबीआई रोज पढ़ते हो, कल वाला पेपर भी अब पढ़े होगे, तो आज वाला पेपर भी पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ है अखिलेश सरकार ने जो यमुना जो रिवर फ्रंट बनवाया है ना, तो उस पर अब इस टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस पर भी जांच की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इसमें 1500 करोड़ के आसपास घोटाला है, तो उसकी भी जांच चल रही है। तो ये संभवतः आपको लग रहा होगा कि आगे आने वाले वर्षों में कुछ चुनाव हैं, तो चुनाव से संबंधित सीबीआई को सीबीआई केंद्र के सरकार के अधीन होती है, तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है कि चुनाव में इसका असर पड़े, ठीक है। इसका मुद्दे पे डिस्कशन हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे सीबीआई में, कि आपको वहाँ पे तब सीबीआई को दिखाऊंगा कि आखिर में सीबीआई हस्तक्षेप के बिना कार्य करती है कि हस्तक्षेप से कार्य करती है, ठीक है। धीरे धीरे सब मुद्दों का डिस्कशन होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अकेला बना देने से ही भ्रष्टाचार दूर नहीं होता है, पहली चीज़। इसमें काफ़ी चीज़ें और भी साथ में कार्य कर रही हैं, तो उनको भी एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इस एक्ट को। तो ये एक्ट वाइड है, लेकिन 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। 100% से ऊपर की गारंटी लेता हूँ कि अगर पेपर में पूछेगा तो यही 3-4 मुद्दे हैं जिनको मैं डिस्कशन करूँगा आगे आने वाली 4 से 5 क्लासों में। आप आसानी से क्वेश्चन 2 से 4 प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। पहली चीज़, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 है क्या? आपने एक शब्द को यहाँ पे गौर से देखा होगा जिसमें लिखा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर है, मान लीजिए कि उसको आपने कोई एक पद पे बैठा दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब उस पद पे बैठा हुआ वो व्यक्ति जो कार्य करने के लिए मैंने नियुक्त किया है, मैंने कहा चल भाई यार 2 पेज लिख, मैंने इस वजह से उसको पैसा दे रहा हूँ। वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि 2 पेज को लिख ही नहीं रहा है, और लिख किन के रहा वो 2 पेज जो उसको सरकारी वेतन के अलावा उसको अलग से एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो उसको वो पेज 2 लिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कोई व्यक्ति जिसके लिए जिस कार्य या दायित्व के लिए उसको बैठाया गया है वो न करके अन्य कार्यों में या उस कार्य को करने के लिए कोई इलीगल तरीके से पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, या उसको व्यक्ति को प्रेरित करता है रिश्वत देने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना किस में पाया जाएगा? भ्रष्टाचार में पाया जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। आगे एक शब्द प्रयोग किया गया है निवारण अधिनियम। निवारण का मतलब क्या होता है? उपचार। तो भ्रष्टाचार से आखिर में व्यक्ति को निवारण कैसे दिलाया जाए, उपचार कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में 1988 में कुछ बात की गई है। अब थोड़ा पहले ध्यान से सुनना। देखिए, क्या भारत में इससे पहले कोई ऐसा कानून नहीं बना था क्या?
बिल्कुल इससे पहले एक कानून बना था जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने जिसको रिप्लेस कर दिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में थी। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आपने एक सुना होगा फर्स्ट ARC। फर्स्ट ARC का मतलब क्या होता है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको 1962 में गठित किया था, जिसके प्रमुख थे के संथानन, जिसको के संथानन आयोग बोला जाता है। उसने भी अपनी रिपोर्टों को प्रस्तुत किया था। उसको रिपोर्टों को भी कहीं ना कहीं 1988 में समर्ज कर लिया गया। उसके बाद 2018 में भी 2018 से पहले 18 में तो इसी में संशोधन किया गया। उससे पहले भी इसमें जो है ना कुछ चीज़ों को लिया गया है। जैसे आपने अपना पढ़ा होगा भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत एक धारा है 161 से लेके 169 तक। इसमें 1988 में इकट्ठा किया गया। मतलब अगर मैं कंप्लीट कहना चाहूँ कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है क्या, तो इसको एक मोटे तरह में ये बोल सकता हूँ कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और फर्स्ट ARC यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1962 तथा आपका इंडियन पेनल कोड की धारा 161 से लेके 169 का एक निचोड़ रखा गया है इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। क्लियर बात है ना? इसके बाद इसमें आगे जाके संशोधन भी होंगे, तो संशोधन को मैं साथ साथ में बताता चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बताइए। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या हुआ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्या है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये है कि इसके अंतर्गत 1987 में जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, उन कदमों के बारे में भी इसमें निचोड़ रखा है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो 1962 में जो कुछ दिया था, सुधार के जो भी चीज़ें बताई थी, उनका भी निचोड़ इसमें रखा गया है। और इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत हमारी धारा 161 से लेके 169 तक जितनी चीज़ें दे रखी है उसको भी इसमें समर्ज किया गया, इकट्ठा किया गया। क्लियर बात है ना? चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ, इसके हर एक लेवल पे जाऊँगा। तो लिखिएगा पहले तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कॉमा लगाना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 का कोमा भारतीय दंड संहिता जिसको कोष्टक में लिख देना IPC, भारतीय दंड संहिता IPC। ठीक है, देखो आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को इतना बड़ा लिखेंगे तो बार बार टाइम लगेगा ही लिखने में। तो इसको भ्रष्टाचार ऐसे लिख दो, निवारण ऐसे लिख दो, अधिनियम को ऐसे कर दो। ठीक है, अधिनियम, बस हो गया काम। इतना लिखो, बार बार इतना बड़ा लिखोगे तो टाइम कटेगा आपसे। तो मैंने बताया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1962, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1962 तथा 1962। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था इंडियन पेनल कोड का बोला था, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा धारा, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा बताने में बिजी हो गया था, धारा 161 से 169। ठीक है, मैंने इंडियन पेनल कोड को दिया था, वहाँ पे मैं बताया था धारा, वहाँ पे लिख लीजिए धीरे से, धारा 161 से 169। इसके बाद लिख लेना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1962 का एक निचोड़ है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा आप यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे पहले समझ लो थोड़ा। देखो मैंने क्या बताया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी चीज़ एक यही बना था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। और वो कौन सा बना था 1947 में, उसको प्लस इसके अंतर्गत फर्स्ट ARC जिसको प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बोलते हैं 1962, और IPC इंडियन पैनल कोड जिसकी धारा आप लिखेंगे 161 से लेके 169 तक, इन तीनों का मिला के जो निचोड़ निकाला गया है उसको कहीं ना कहीं हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में लिख दिया गया है एक जगह पे इकट्ठा लाके। क्लियर बात है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसके बाद भी भ्रष्टाचार लगातार कम नहीं हो रहा था, जिसको आगे भी देखा जा गया। क्योंकि देखिए एक सर्वे आया था 1962 में करीब, और 1962 के बाद 1964 में, जिसमें ये बताया गया था कि भारत में लगभग जितने भी सरकारी लोक सेवक हैं वो कम से कम सरकारी लोक सेवक 64% लोक सेवक ने कहीं न कहीं कभी रिश्वत ली है या रिश्वत लेने को प्रेरित किया है लोगों को। यानी 64%, 100 में से 64 लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार करने की कोशिश की है या किसी को उसके लिए प्रेरित कराया है। जैसे वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो इससे पहले आपने एक चीज़ सुनी होगी, आपका सिंपल तरीके से जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरते थे तो आपका एक बनता था सर्टिफिकेट, जिसको आप जात सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, कास्ट का बनता था और निवास का बनता था और आय का बनता था। तो आपको पता है कि उस समय सारे के सारी चीज़ें कहाँ बनती थी, आपके तहसील में बनती थी। अब तहसील में जब आप जाएंगे तो आपको पता है इसका आवेदन शुल्क उस समय 10 रुपये करीब था। अब आवेदन शुल्क वहाँ पर 10 रुपया दे के, क्योंकि आपने आवेदन शुल्क जमा कर दिया है तो आपका सीधी सी बात है वहाँ पर जो भी चीज़ें बननी थी वो बन जानी चाहिए थी। लेकिन आप पे हो क्या रहा था कि आपने 10 रुपया तो देना ही देना है, प्लस वहाँ पर इतने लोग बैठे रहते थे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं, ऊपर से लेकर सारा सिस्टम मिला हुआ था। तो आप जिस चीज़ को 10 रुपये में कराने वाले थे वो आपके लिए 1000 रुपये में हो गया। इसके भुक्तभोगी सारे स्टूडेंट हैं, लगभग सारे स्टूडेंट हैं, और उन्होंने खूब पता है ये काम किया है। दूसरी चीज़, आपने वहाँ पर दे दिया और वो क्या हुआ कि आपने ना चाहते हुए भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो तो दोषी है, वो तो ले ही रहा है, वो तो दोषी है। प्लस अब क्या हो गया कि आपको उसने प्रेरित किया देने के लिए, आपका मन थोड़ी नहीं था देने का, लेकिन आपको प्रेरित किया तो आपने उसको जो जितने रुपए थे 1000 1500 जितनी मांगे आपने दे दिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह पे, जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो जानते हैं कि राजनीति एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। छोटे से छोटे लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति का राह नहीं जानता हो और नीति का, उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि राजनीति शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो राजनीति में होता है राज, जहाँ पर राज अगर उजागर हो गया तो फिर नीति कुछ बचती नहीं है। यानी कि राजनीति में हमेशा जो नीति होती है ना, वो हमेशा राज बनाई रखी है, तो छिपाई रखी जाती है। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि जैसा सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजनीति में आजकल छोटा सा बच्चा राजनीति में जाना चाहता है और वो अपने आप को किसी विधायक या सांसद से कम नहीं समझता है। लेकिन जब भी कहीं पर ऐसी बातें चलती हैं जहाँ पर वो अपने हक को नहीं जानता है, अभी उसको कहीं पर अगर अपने गांव के प्रधान से काम करवाना है, तो वो व्यक्ति, आपको पता है कि लोक सेवक के अंतर्गत प्रधान को भी रखा गया है, और प्रधान को भी जब वो अपनी कोई किसी प्रकार की पेंशन जिसके लिए वो लीगल तरीके से जायज़ है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन 60 साल से ऊपर क्रॉस कर चुका है, वो बनवाने के लिए अगर प्रधान से कहता है, या जो व्यक्ति गरीब है उसको कॉलोनी देने के लिए प्रधान से कहता है, तो प्रधान उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करता है। तब भी वो व्यक्ति जो अपने आप को नेता समझता है या अपने आप को एक समझदार व्यक्ति समझता है,
वो तब भी उस जगह पर उससे ये नहीं कह पाता है कि आपको मैं ये क्यों दूँ, ये तो मेरा एक तरीके से मेरा इस पर दायित्व बनता है, मेरा ये अधिकार बनता है, मैं ये ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी वो दे देता है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को भी वर्णित किया गया है, व्यक्ति को समझाने की कोशिश की गई है कि आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, और भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो साथ साथ में क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था जिसमें 64% लोक सेवक और उससे जुड़ी हुई सारी लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं रिश्वत लेते थे, और रिश्वत लेते थे या किसी इनडायरेक्ट तरीके से लेते थे या कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को प्रेरित करते थे। क्लियर बात है ना। तो इसको कहीं ख़त्म करने के लिए ये चीज़ लाई गई है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक नोट करके लिखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1962, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1962 1962 1962 को या के कर लीजिए, के अध्यक्ष के संथानन नाम लिख लेंगे आप, के संथानन। अब आप लिख लेना, देखना इसको कैसे लिखा गया है, संथानन ऐसे भी लिखा होगा, के संथानन थे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के ठीक है, के संथानन थे। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के नाम पर के संथानन आयोग गठित किया गया। चलिए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। देखिए, अब आप कहोगे सर के संतानन आयोग में था क्या, तो के संतानन आयोग में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा के संतानन आयोग में क्या था। मैं के संतानन आयोग को आपको आगे जाके जब मैं आपको लोकपाल पढ़ाऊंगा तो लोकपाल में आते हैं, मैं आपको के संतानन या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जितनी भी सुझाव उसने दिए हैं उन सुझावों के बारे में भी आपको मैं वहाँ पर सारे के सारे सुझावों के बारे में भी बता दूंगा। क्लियर बात है ना। तो अभी ना बता के मैं उस टाइम बताऊंगा जब वहाँ पर लोकपाल से जोड़कर हम उसको पढ़ेंगे। बस अभी आप ये सुनते रहिएगा कि फर्स्ट ARC कुछ है, ठीक है। अब देखिए, जब उसके बाद फर्स्ट ARC के आने के बाद और ये सब चीज़ें आने के बाद भी भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं पाया गया, तो उसके बाद भारत में एक लोकपाल कानून 2013 भी लाया गया। लोकपाल 2013 कानून भी लाया गया भारत में, लेकिन उससे भी भ्रष्टाचार नहीं रुका। फिर उसके बाद भी 2018 में भी इसी में संशोधन किया गया। 12 आप जानते हैं एक्ट तो बन गया, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है भारत में, क्योंकि रास्ता तो वही बनाता है जो बताता है, जो कानून बनाता है वही रास्ते बताते हैं। क्लियर बात है ना। इस पर बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आपको तो आयोग पढ़ना है बस। अब आगे लिखिएगा, एक चीज़ आगे बनाइए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाने का उद्देश्य, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के लाने का उद्देश्य। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाने का उद्देश्य। पहला उद्देश्य लिखिएगा इसमें, फिर अभी ये समझा भी देगा। लिखो, इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य
इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य, इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर लागू विधियों का समेकन करने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित विधियों को संशोधन करना था, जिससे लिखना तो पड़ेगा जिससे भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की संकल्पना को पूरा किया जा सके। भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की संकल्पना को पूरा किया जा सके। ठीक है। समझ गए हो मेरी बात? मैंने क्या बताया? एक तरीके से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है? इसके आधार पर कहीं न कहीं उन नियमों, उन कानूनों को एक तरीके से संकलित किया जाए, बनाया जाए, प्रभाव में लाया जाए, ताकि लोग क्या है, भ्रष्टाचार ना करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। जैसे आप पढ़ते होंगे वर्तमान में अभी आता है एक करप्शन परफेक्शन इंडेक्स, आता है कि नहीं जारी करता है? विश्व में कितने देश करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में कहाँ पर अपनी वैल्यू रखते हैं, तो उस आधार पर भी भारत की इसमें आता है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था एक कंट्री जो स्वीडन है, स्वीडन हर बार बाजी मार लेता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, आरटीआई पढ़ाया था, तो आरटीआई में तब मैंने आपको बताया था कि आरटीआई एक्ट को लागू करने वाला या विश्व को देने वाला स्वीडन ही कंट्री है। तो जो व्यक्ति अगर वहाँ से जन्मदाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत रखता होगा। तो स्वीडन कहीं ना कहीं अपने आप में करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में हमेशा सबसे पहले नंबर पे आता है। मतलब इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शन नहीं है। लेकिन भारत का रैंक आप देखते हैं खुद ही। चलिए, कोई बहुत बड़ी समस्या तो है, लेकिन आप जानते भी हैं कि भारत में क्या करें, इतनी सी पॉपुलेशन है ना, बच्चे भी पाल लें व्यक्ति को, सरकार ऐसे कदम उठाती है। ठीक है। तो अब नेता लोग ही भ्रष्टाचार करते तो आदमी करेगा तो करेगा ही। चलो दूसरा पॉइंट लिखो। यह अधिनियम 9 सितंबर 1988 को, यह अधिनियम 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ। 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ तथा 12 सितंबर 1988 को तथा 12 सितंबर 1988 से लागू हो गया। कोष्टक में लिख देना J&K को छोड़कर। J&K को छोड़कर, ठीक है, J&K को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को
छोड़कर। ठीक है, मतलब क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपका 9 सितंबर 1988 को दोनों सदनों में जाके पारित हो चुका है। इसके बाद इसको जो है ना राष्ट्रपति की सिग्नेचर हस्ताक्षर होने के बाद भारत में 12 सितंबर 1988 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। लेकिन धारा 370 के होने की वजह से उस समय तक ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में लागू नहीं हो सका। क्लियर बात है? वर्तमान में ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर से लेके संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुका है। क्लियर बात है ना? तो अब एक नोट करके लिखिए पॉइंट और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे समझते हुए सब चीज़ों को। लिखिए, वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान में है संपूर्ण भारत में भी लागू है। वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर मार्क कर लो। लिखिए, यह अधिनियम विदेश में रह रहे भारत के नागरिकों के ऊपर, यह अधिनियम विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के ऊपर, यह अधिनियम विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है, भी लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक मिनट, मैंने आपको ओवरऑल क्या बताया, अब ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ तक अगर चलते चले आए, धीरे धीरे आते चले जाओ, क्योंकि ये एक्ट है और कानून है और इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप कानून तो पढ़ेंगे, संशोधन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझते चले जाओ। अब आपके लिए मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्या है, तो सिंपल 3 लाइनों में आपको उत्तर देना है और आपको उत्तर कहीं लिखना नहीं है, आपको उत्तर तो टिक करना है। तो आपको वहाँ पर ऐसे करना है कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 प्लस फर्स्ट ARC प्लस हमारा इंडियन पेनल कोड के धारा 161 से लेके 169 तक का जो कंप्लीट निचोड़ है, उसको जो है ना कहीं न कहीं जो लिख दिया गया है वो क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। कंप्लीट बात हुई। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आएगा कौन, तो इसके लिए अभी टेंशन ना करो, अभी धारा में पढ़ाऊँगा, धारा 1, 2, 3, 4 और इसके इस तरह से इस सारी चीज़ों को लिखा है वहाँ पर, तो तब बताता चला जाऊँगा। बस इतना मोटा मोटा समझो कि ऐसे नागरिक जो पब्लिक अफेयर्स काम करते हैं, पब्लिक से संबंधित कार्य करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। चाहे वो आपका ग्राम प्रधान से लेके आपका किसी भी विद्यालय में कुलपति से लेके, चाहे वो किसी गवर्नमेंट पद पर बैठा हो जो गवर्नमेंट से वेतन ले रहा हो, वो व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा। साथ साथ में इसमें वो प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होगी जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस लिए हुए हैं या गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वो कंपनियां भी इसमें शामिल होगी। लेकिन उनको जुर्माना लगाने की पद्धति अलग होगी। क्लियर बात है ना? उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। मोटा मोटा ये समझो, भारत के जितने भी लोक सेवक लोक आयुक्त हैं, लोक आयुक्त या लोक सेवक जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सारे व्यक्ति इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर बात है ना? अब चलिए, उसके बाद मैंने बताया था ये अधिनियम 9 सितंबर 1988 से लागू हुआ है। 9 सितंबर 1988 को भारत में इसको दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। सिग्नेचर हस्ताक्षर होने के बाद 12 सितंबर 1988 को ये लागू हो गया था पूरे भारत पर, जम्मू और कश्मीर को राज्य को छोड़कर, क्योंकि उस समय जम्मू और कश्मीर 370 के अधीन था। उसके बाद मैंने अब बताया आपको नोट में कि यह अधिनियम वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्यों ना हो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, ये अधिनियम जो भारतीय व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये अधिनियम क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि उनके लिए भी ये लॉ बनाया गया है, उन पे भी कार्य करेगा। क्लियर बात है ना? यहाँ तक समझ पाए? तो आगे बढ़े। अब देखिए, इसके बाद लिखिएगा इसमें आप, इसमें कुल
5 अध्याय एवं इसमें कुल 5 अध्याय एवं 31 5 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं। 5 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि देखिए 5 अध्याय और 31 धाराएं, ये जो है ना, ये 1988 के मूल जो कानून था उसमें थी। क्लियर बात है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में इसमें संशोधन हुआ है, तो 2018 में संशोधन होने के बाद इसमें कुछ धाराओं को, कुछ अध्याय को और बढ़ाया गया है। वो अध्याय आपका है, वो अध्याय आपका 4A। कौन सा अध्याय है? अध्याय 4A, यानी 4 को इसमें शामिल कर लिया गया है। तथा धाराएं जो 31 थी, धाराओं में इन्होंने क्या किया है, एक धारा जिसको कहते हैं 17A, 18A और एक धारा है 7A। ठीक है, 7A, 17A और 18A को इसमें और जोड़ दिया गया है। क्लियर बात है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 2018 में कहीं की संशोधन होने के बाद इन धाराओं को इसमें और जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कानून में, ऑप्शन देखना जाके वहाँ पर मूल कानून में कितनी धाराएं हैं, तो आप कहोगे 31 धाराएं और अध्याय 5 है। क्लियर बात है ना। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी धाराएं हैं, तो आप आपको देख लेना वहाँ पर ऑप्शन कैसे सेट रहता है। तो वहाँ पर अगर धाराओं की बात करेंगे तो 5 तो पहले थे ही, +1, क्योंकि ये धारा 31 धारा में कहीं ना कहीं ये 4A को एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया गया। तो आपके लिए देख लेना वहाँ पर 6 तो कहीं नहीं लिखा है। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप मार्क करेंगे, +31 ये और +3 ये वाली ऐड कर देंगे तो कितनी होगी हमारी 34। तो कहीं ना कहीं अगर ये आंसर मिलता है तो आप इसको मार्क करेंगे, और अगर वो वाला आंसर मिलता है तो आप इसको मार्क करेंगे। देख लेना मूल कानून में पूछा गया है कि वर्तमान के कानून को संशोधन करने के बाद पूछा गया है। क्लियर बात है ना, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा तो बताइए भाई। चलिए, यहाँ तक समझ में आया कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अधिनियम 1988 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कितनी बताओगे? 31, जो मूल अधिनियम है। और भाग कितने हैं? 5। अगर आपसे कहा 2018 में संशोधन के बाद अब कितने हो गए, तो कहेंगे सबसे पहले एक तो तुम्हारा क्या बढ़ाया गया है, धाराओं में 3 धाराएँ बढ़ाई गई हैं, 7A, 17A और 18A। क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़, अध्याय में 4A अध्याय और जोड़ दिया गया एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या है क्या नहीं है आगे जाके सब चीज़ आपको मिलती जाएंगी। क्लियर बात है ना। चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया तो लिखिए, आगे चलें। अब एक छोटी सी हेडिंग डाल लो अब, या समझ लो। देखिए, भ्रष्टाचार को जांच करने की एजेंसियाँ, भ्रष्टाचार को जांच करने की एजेंसियाँ। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को जांच करने की एजेंसियां कौन कौन सी हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रहना चाहिए। जैसे सबसे पहला नंबर पे आती है आपकी CBI। कौन सी आती है? CBI।
1963, ठीक है, 1963 में। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने हलचल मचा के रखी है अभी यूपी में वर्तमान में। आपको पता है अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो बना है रिवर फ्रंट, उसके संबंधित लगातार अभी इटावा में उस दिन अग्रवाल करके कोई बिल्डर वो बनाने वाला था, उसके यहाँ पर भी छापा पड़ा है। वो घर में ताला लगा के इधर उधर चला गया था, वो बात दूसरी है, लेकिन सीबीआई कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़ी है। और एक कोई विधायक है, बीजेपी का विधायक है, तो विधायक के भाई के ऊपर भी कुछ आरोप आए हैं, तो उनके पीछे भी सरकार पड़ी है, वो मतलब सीबीआई पड़ी है। उनके घर पर भी जाके उन्होंने छापामारी की है। तो 1500 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार पाया गया है। तो इसकी जांच कौन तक करता है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका परिचय मैं आपको तब दूंगा जब मैं सीबीआई को पढ़ाऊंगा। बस इतना समझ लीजिएगा, ये अभी भी दिल्ली पुलिस रिफॉर्म, दिल्ली पुलिस कानून है, उसके तहत इसको शक्तियाँ दी गई हैं सीबीआई को। इसके तहत कोई अलग इसके पास शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन ये दिल्ली पुलिस कानून का जो है ना, जो पुलिस अधिनियम है, उनके तहत ये सीबीआई भी चलती है। लेकिन ये किसके अंतर्गत है? ये भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग धाराएँ अधीन होती हैं, ठीक है। एक पीएमओ, एक गृह मंत्रालय, अलग अलग होता है। दूसरी चीज़, सीबीआई के बाद एक और आपने सुना होगा, जिसके बारे में पढ़ाऊंगा भी आपको, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, ठीक है। सीबीसी जिसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आप याद रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964। इसको भी मैंने मेंशन कराया है, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। ये भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जांच करता है। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनो, मैं छोटा सा अंतर बता रहा हूँ सीबीसी में। देखिए, सीबीसी किसी भी व्यवस्था को भ्रष्टाचार होने से पहले उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर सुनो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी भी भ्रष्टाचार को होने से पहले इसको रोकने की कोशिश करता है। सीबीआई भ्रष्टाचार होने के बाद इसको उजागर करने की कोशिश करता है। सीबीआई, क्लियर बात है ना? पहले रोकने की जो कोशिश करेगा वो सीबीसी है, और बाद में जो उसके ऊपर जांच करेगा वो कौन होगा? सीबीआई होगा। उसके बाद में एक तीसरा और आया है, जिसको आप कहते हैं लोकपाल। लोकपाल, और ये सेंटर में होगा, स्टेट में इसके लिए नियुक्त किया गया लोक आयुक्त। लोक आयुक्त ये 2013 में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर बात है ना? तो कहीं न कहीं ये तीन संस्थाएं ऐसी हैं जो एक तरीके से आपका जांच करती हैं, किसके? भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करती हैं, भ्रष्टाचार हो चुका है उसको उजागर करने की कोशिश करती हैं। ये आपकी तीन और भी छोटी छोटी हैं, जैसे अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो एनआईए आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ों को सीबीआई, सीबीसी और लोकपाल, लोकायुक्त करता है। क्लियर बात है ना? देखिए, आपको याद है ना, ये लोकपाल और लोकायुक्त कब बना है? 2013 में, मतलब मोदी गवर्नमेंट आने से पहले, जस्ट पहले। इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे अब पता नहीं कहाँ पर गन्ना चूस रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने कांग्रेस सरकार को हमेशा, उनका स्टेटमेंट ये होता था, हमेशा ये कहते थे कि सरकार ना तो कभी धरना से डरती है, ना किसी आंदोलन से डरती है, सरकार हमेशा गिरने से डरती है। और सरकार 2013 में इतना आंदोलन किया, लोकपाल 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 चिल्लाए, आखिर में कांग्रेस को 2013 में लोकपाल लाना भी पड़ा, लेकिन सरकार भी अपनी नहीं बचा पाई। क्लियर बात है ना? अब तो फिलहाल अन्ना कहीं पर अपना गन्ना चूस रहे हैं बैठे बैठे। तो फिलहाल हाँ, इतना तो है, पावरफुल व्यक्ति है, दिखा दिया कि हम हैं कुछ, लोकपाल पारित करवा दिया 2013 में। बहरहाल भ्रष्टाचार रोकने के लिए इतनी ही एजेंसियां आपके लिए मोटे मोटे तौर पे काम आती हैं। क्लियर बात है ना? इसके बाद हम चलेंगे अध्याय 1 पे। अध्याय 1, शंख बजाओ, शुरू करो, ठीक है। पहला, सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय लिखो। अध्याय 1, धारा 1/2। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1
देखो धारा 1 एंड 2 मैं बता दूंगा, दोनों दोनों अलग अलग करके। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो। धाराएं हैं, पढ़नी पड़ेंगी, रिफॉर्म हुए हैं, पढ़ने पड़ेंगे, सुधार से क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन आप टेंशन ना करना, जितना ज़रूरत है उतना बताता चला जाऊँगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतनी बताता चला जाऊँगा। साथ साथ में नोट तो सबरी करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा हैं नोट करनी पड़ेगी, साथ साथ में देखते रहना। होशियार तो तुम हो ही, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। लिखिए पहला, धारा 1 में क्या है? धारा 1 नहीं, मतलब इन दोनों में क्या है बता देता हूँ पहले। अध्याय 1 में क्या है? तो अध्याय 1 में इसका परिचय एवं दूसरा शब्द है विस्तार। परिचय एवं विस्तार के बारे में जानकारी दे रखी है। परिचय एवं विस्तार यानी कि धारा अगर आपसे 1 पूछी जाएगी तो इसमें इसका परिचय है और धारा 2 में इसका विस्तार है। क्लियर बात है ना? तो अब आप लिखिएगा धारा पहली, ठीक है? लिखिए धारा 1 में लिखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। परिचय होगा ना इसका। परिचय में क्या होगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अब ये बन चुका है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018। ठीक है? इसके बाद लिख लो। यहाँ तक पहुँच पाओ? नहीं, राज्यसभा में लिख लो इसको 19 जुलाई। राज्यसभा में इसको 19 जुलाई 2018 को पारित किया गया। ठीक है? लोकसभा में 24 जुलाई, लोकसभा में 24 जुलाई 2018। राष्ट्रपति के सिग्नेचर 26 जुलाई 2018। राष्ट्रपति की सिग्नेचर 26 जुलाई 2018। ठीक है भाई? धारा 1 को लिख लो। छब्बीस जुलाई 2018 राष्ट्रपति की सिग्नेचर और कानून बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद धारा 1 के ये परिचय हो गया आपका। धारा 2 को लिख लो। धारा 1 पे कुछ नहीं, बस यही था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है ना 1988 पारित हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, बस। धारा 2 में लिख लो। धारा 2 में भ्रष्टाचार से संबंधित परिभाषा दी है, तो लिखिए इसमें धारा 2। धारा 2 में धारा 2A करके लिखो। धारा 2 में 2A, इसमें क्या दे रखा भाई? इसको लिखो। इसके अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। ठीक है?
के अंतर्गत निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। अब देखो, लिखवाने के लिए मैं इसमें और लिखवा सकता हूँ, संसद से लेके राज्यसभा से लेके इसका उसका निर्वाचन, लेकिन आप मोटे मोटे सीधा एक लाइन याद रखो, इसमें धारा 2A के अंतर्गत क्या दे रखा है, निर्वाचन से संबंधित चीज़ों को दे रखा है। मतलब निर्वाचन कैसे होता है, किसी व्यक्ति का, चाहे संसद रहे, चाहे राज्यसभा का सांसद रहे, चाहे ग्राम प्रधान से रहे, कोई व्यक्ति का किस प्रकार से निर्वाचन होता हो, कोई भी पद्धति हो, उसका जो निर्वाचन होता है उसके बारे में जो जानकारी दे रखी है वो धारा 2A के अंतर्गत दे रखी है। कंप्लीट बात है ना। अगला लिखिए धारा 2B। धारा 2B, लिखिए इसमें, इसके अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। और धारा 2B बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक कर्तव्य शब्द जोड़ा गया है, तो उसको लोक कर्तव्य को अंडरलाइन कर लेना और इंपॉर्टेंट उस पर लिख लेना। इसके अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। एक बार आप सिलेबस कर लो, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा, आए हुए क्वेश्चन और नए क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन करवा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। आगे लिखो, इसमें पैराग्राफ अगला लिखिए, लोक कर्तव्य से तात्पर्य, लोक कर्तव्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है लोक कर्तव्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो जनता या समुदाय के हित में किया जाए, जो जनता या समुदाय के हित में किया जाए। ठीक है। देखिए, सिंपल तरीके से समझिए, धारा 2A में क्या दे रखा है। पहला तो एक मतलब समझिए, अध्याय 1 धारा 1 और 2 आती है इसके अंतर्गत। धारा 1 में क्या दे रखा है, परिचय दे रखा है पूरा का पूरा। परिचय मतलब क्या है कि लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है क्या और कहाँ कहाँ पे लागू होता है। तब उसमें 1988 में जब पारित हुआ था, जम्मू कश्मीर में नहीं पारित हुआ था। बस धारा 2 आया। धारा 2 के अंतर्गत दो धाराओं को देखिए। 2A में निर्वाचन किस आधार पर होगा इसके बारे में, चाहे किसी प्रकार का निर्वाचन हो, वो लोक आयुक्तों से संबंधित हो या किसी भी जो जनता के हित में कार्य करते हैं, चाहे कोई बॉडी हो। अब देखिए, प्रधान को लीजिए, जनता के हित में कार्य करता है। सांसद को लीजिए, जनता के हित में कार्य करता है। विधायक को लीजिए, जनता के हित में कार्य करता है। ब्लॉक प्रमुख जनता के हित में कार्य करता है। VDC मेंबर जनता के हित में कार्य करता है। ये सारे व्यक्ति लोक कर्तव्यों के अंतर्गत कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर उनके निर्वाचन से संबंधित जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो धारा 2A में है। दूसरी चीज़, धारा 2B में क्या है, धारा 2B में जितने भी लोक सेवक हैं उनको उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसलिए लोक कर्तव्य की यहाँ पर जानकारी दी गई है। लोक कर्तव्य से तात्पर्य क्या है, ऐसे व्यक्ति जो जनता के हित में कार्य करते हैं, जनता से संबंधित सारे कार्य करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कौन है, वो सारे कार्य कौन से कहलाएंगे, लोक कर्तव्य के कार्य कहलाएंगे। समझ में आया। वर्ड को याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट दूसरी धारा से बहुत बार पूछा गया है। अगला लिखिएगा, धारा 2C। धारा 2C, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2C, धारा 2C लिखो, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। अब यहाँ पे 1 मिनट रुको और यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लो। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 के अंतर्गत धारा 2C लोक सेवक को परिभाषित करती है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक आपकी धारा है, आप एक अपना जानते IPC इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत यह धारा बोले 21, इसके अंतर्गत भी लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। लेकिन ये धारा 2C में, जो धारा 2C में परिभाषा दी गई है और ये IPC की इंडियन पेनल कोड के 21 में जो परिभाषा दी गई है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कहीं की अलग है, इसको समझते रहिए। दूसरी चीज़, धारा 2C में जो परिभाषा दी गई है वो बृहद रूप में दे रखी है। बृहद रूप का मतलब एक ऐसा रूप जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जितने भी व्यक्ति हैं जो लोक सेवा के दायरे के अंतर्गत आते हैं वो उनको सबको सम्मिलित कर लिया गया है, जबकि यहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ ही लोगों को सम्मिलित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। लेकिन आपके लिए बड़ा प्रश्न ये नहीं किसको सम्मिलित किया गया, किसको रखा गया, आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किस पैनल कोड में, IPC के किस पैनल कोड में लोक सेवा की परिभाषा दी गई, तो 21। क्लियर बात है ना। धारा में कि 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में यहाँ पर दे रखी है, तो 2C के अंतर्गत दे रखी है। क्लियर बात है ना। चलिए, इसके बाद 2C में लोक सेवक की परिभाषा दे रखी है, तो लोक सेवक होता क्या है, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले RTI भी पढ़ाया था, याद होगा ना। तो RTI भी मैंने तब वहाँ पर बात किया था कि ऐसे व्यक्ति, मैंने स्वीडन मॉडल पढ़ाया था, उसमें ये बता, जो भारत ने ये अडॉप्ट किया है, उसमें ये बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो लोक सेवक हैं वो भी RTI के दायरे में आएंगे। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में PIO की नियुक्ति की गई है, मैंने बताया था उस स्तर पर। तो यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए आखिर वो लोक सेवक होते कौन है, क्योंकि ये बार बार घूम घूम के आएगा। तो लिख लीजिएगा, लोक सेवक से तात्पर्य, लोक सेवक से तात्पर्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन। लोक सेवक से तात्पर्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार से वेतन ले रहे कर्मचारी, सीधा लिखो, लोक राज्य सरकार व केंद्र सरकार से वेतन ले रहे कर्मचारी एवं अधिकारी विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्ष, विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्ष, विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्ष, सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रधानाध्यापक के कुलपति, प्रधानाध्यापक, कृषि उद्योग व्यापार, कृषि उद्योग व्यापार के लिए गठित सोसाइटी, कृषि व्यापार के लिए गठित सोसाइटी के अध्यक्ष, न्यायाधीश, न्यायाधीश में सब शामिल होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सिविल कोर्ट का, और तुम्हारा जो ज़िले में रहते वो सब, ठीक है, न्यायाधीश, ग्राम प्रधान, जिसको आप तके रहते हैं हमेशा, देखते थे टकटकी लगाए, ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, और विधायक, सांसद। इनसे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। समझ में आया? विधायक, सांसद, ये वो हैं
जो लोक सेवक हैं, देखो शब्द जोड़ा गया है सेवक, इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं हम आपके सेवक आए हैं। अब वो चौकीदार को दूसरा नारा आया बाद में, है ना, चौकीदार तो नारा बाद में आया, पहले तो सेवक थे, अब चौकीदार बन गए, ठीक है। अब की बार और कोई और दार बन जाएंगे, उससे क्या लेना देना, बाद बाकी दार तो है ही, ठीक है। लोक सेवक में सेवक शब्द जुड़ा है, जो व्यक्ति आपसे आपको सेवा दे रहा है, हम है ना, हम आपको सेवा दे रहे हैं, तो आपके लिए हम कौन हुए, सेवक। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है वो क्या कहलाता है, सेवक कहलाता है। लोक शब्द लगा दिया, लोक से मतलब सरकारी, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन जो वेतन ले रहा हो, चाहे वो कहीं पर रहे, अध्यक्ष, सचिव, प्रधान अध्यापक, कुलपति, सांसद, प्रधान, विधायक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो जो इसके दायरे के अंतर्गत है, वो क्या करेगा। और ऐसी सोसाइटी को गठित किया गया है जो सोसाइटी पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, और उनके अध्यक्षों को भी लोक सेवक के दायरे में लाया गया है। ये लोक सेवक की परिभाषा है। अब एक चीज़ समझिए, क्या इन सब पे आरटीआई लग सकती है, लग जाएगी, समझ में आया, आरटीआई लग सकती है कि नहीं लग सकती, लग जाएगी आरटीआई। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होगा, बिल्कुल होगा। इनको सीबीआई उठा सकती है कि नहीं, उठा सकती है, सीबीसी इनकी जांच कर सकता है। ये सब लोग लोक सेवक हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जनता से अगर कोई भ्रष्टाचार करोगे तो जनता तो माफ़ करेगी, करे ना करे, लेकिन ये लोग आगे पहले आपको उठाएंगे। क्लियर बात है ना। चलिए, इसके बाद आप अगले दिन पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन लिख लीजिए अध्याय 2, पहला अध्याय खत्म हुआ, शंख बजा लो आराम से, ठीक है। प्रथम अध्याय खत्म, अध्याय 2, अध्याय 2 कोष्टक में लिखना विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। और धारा आएगी धारा 3 से 6, धारा 3 से 6, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लिखना भी पड़ता है तुम्हें, तुम्हारे हाथ कहाँ पर होंगे। चलिए ठीक है, इतना आज रखिए।